चलिए दोस्तों, आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको देने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये पोरबंदर में हुआ था और पोरबंदर में एक बनिया या वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी कि बनिया या वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। वैश्य या बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बनिया या वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था, इनके परिवार वाले इनको प्यार से मैनियो के नाम से पुकारते थे। तो गांधी जी का जो बचपन का नाम है वो मैनियो है। इनके बचपन का नाम मैनियो है। ये बचपन का नाम मैनियो है और इनका जो वास्तविक नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम है। और इनकी जो माता थी वो पुतलीबाई थी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद था। इनके पिता का नाम करमचंद था और जो करमचंद जी थे वो राजकोट में एक दीवान के रूप में, इनकी रियासत में, ये एक दीवान के रूप में, यानी कि वहाँ पर राजकोट की जो रियासत थी, राजकोट रियासत में ये दीवान थे। यानी कि इनके पिताजी दीवान थे। और इनको शॉर्ट में या जो इनका दूसरा नाम है, करमचंद गांधी जी का जो दूसरा नाम है, इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। काबा गांधी के नाम से भी। तो जो महात्मा गांधी जी के पिताजी हैं, इनका नाम करमचंद गांधी है और इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो काबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। अब जो तो कस्तूरबा जी हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी की जो पत्नी का नाम है वो कस्तूरबा है, यानी कि कस्तूरबा गांधी है। ऐसा कहा जाता है या ऐसा लिखा भी है कि इनका, यानी कि महात्मा गांधी जी की शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। और जो कस्तूरबा गांधी थी, इनके जो पिताजी थे वो भी एक रियासत में थे। यानी कि जो इनके पिता थे, कस्तूरबा गांधी जी के पिता का नाम था गोकुलदास मखोजी। ये गोकुलदास मखोजी कस्तूरबा गांधी जी के पिताजी का नाम है। और जो कस्तूरबा गांधी जी को जो महात्मा गांधी जी हैं वो प्यार से वा के नाम से पुकारते थे। तो गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी को वा के नाम से पुकारते थे। अब जो गांधी जी हैं, गांधी जी के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में क्रम से देख लीजिएगा, गांधी जी के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में, यानी कि 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था हरिलाल, जिनका जन्म 1888 में हुआ था। दूसरे नंबर के जो पुत्र थे उनका नाम था मणिलाल, जिनका जन्म 1892 में हुआ था। तीसरे पुत्र रामदास थे, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। और जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था देवदास, और देवदास का जन्म 1900 में हुआ था। और इनमें से जो इन 4 पुत्रों में से यदि विवाद किसी से हुआ है गांधी जी का, तो विवाद जो हुआ है वो मणिलाल से हुआ है। ठीक है, शिक्षा को लेकर के विवाद मणिलाल जी से हुआ था। और उसके बाद आइएगा तो महात्मा गांधी जी, यानी कि 3 भाई बहन थे। एक गांधी जी हो गए हैं और 2 और इनके भाई थे। तो इनके जो अन्य भाई थे, एक का नाम था लक्ष्मीदास और दूसरे का नाम था करसनदास। तो ये दोनों जो हैं वो गांधी जी के भाई हैं। अब इसके अलावा ये गांधी जी की एक बहन भी थी और बहन का नाम था रालियात बहन। तो रालियात बहन, एक ही बहन थी गांधी जी की जिनका नाम था रालियात बहन। तो रालियात बहन जो है वो गांधी जी की बहन थी।
अब जो महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है वो प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मनाई जाती है, और जो जनवरी 30 जनवरी को मनाई जाती है वो एक शहीद दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाई जाती है। अब यहाँ से आइएगा तो जो गांधी जी का है, तो गांधी जी का चूँकि यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था गुजरात में किसी स्कूल में, तो यहाँ पर इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी। तब ये लंदन चले गए थे और लंदन से इन्होंने मैट्रिक पास की। 1890 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की, लंदन से की, और वहीं पर बैरिस्टर बने। तो जून 1891 में इन्हें बैरिस्टर की उपाधि मिली, और बैरिस्टर की उपाधि मिलने के बाद ये भारत आए। भारत आने पर इन्हें 1892 में 2 स्थानों पर वकालत प्रारंभ की, बॉम्बे और राजकोट में इन्होंने वकालत प्रारंभ की, लेकिन वकालत इनकी ठीक ठाक नहीं चली। तो उसके बाद वकालत 1892 में इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। अब चूँकि गांधी जी के 4 पुत्र तो हैं ही, और 5वें पुत्र के रूप में ये 5वें पुत्र के रूप में भी मानते थे। और वो जो व्यक्ति थे वो एक व्यवसायी व्यक्ति थे जिनका नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को ये अपने 5वें पुत्र के रूप में मानते थे। और जो जमनालाल बजाज हैं, ये इनको एक उपाधि भी दी गई है, राय बहादुर की इनको उपाधि दी गई है। तो राय बहादुर के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है, जो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में हैं। तो ये 5वें पुत्र के रूप में हैं, ये मानते थे अपना 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अब इसके बाद आइएगा तो जो गांधी जी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, कुछ पुस्तकें लंदन में लिखी गई, कुछ पुस्तकें जो अफ्रीका जो देश गए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो देश में गए थे, यहाँ पर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ पुस्तकें भारत में लिखी। तो इनकी पुस्तकों को देख लेते हैं। तो जो इनकी पहली पुस्तक है, ठीक है, ये जो पहली पुस्तक है लंदन गाइड के नाम से इन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी। तो इनकी इनकी प्रथम पुस्तक है। गांधी जी की प्रथम पुस्तक जो है वो लंदन गाइड पहली बार इन्होंने लिखी थी। उसके बाद एन अपील टू एवरी ब्रिटेन ये पुस्तक हो गई है। फिर अगली है इंडियन जो फ्रेंचाइज है वो पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका देश में ये गए हुए थे, वहाँ पर भारतीयों की दुर्दशा के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका देश में गांधी जी जब गए थे, तो वहाँ पर उन्हें भारतीयों की जो क्या दुर्दशा थी, उस दुर्दशा का वर्णन गांधी जी ने इंडियन फ्रेंचाइज नामक पुस्तक में किया है। इसके बाद ए गाइड टू हेल्थ, ये यानी कि सात्विक भोजन से संबंधित है, कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए, सात्विक भोजन से संबंधित ए गाइड टू हेल्थ नाम की एक पुस्तक लिखे। उसके बाद जो अगली पुस्तक है द ग्रीन पंफलेट, ये ग्रीन पंफलेट नाम की जो पुस्तक है राजकोट में 1896 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर जो प्रमुख जो पुस्तक है उसका नाम है हिंद स्वराज नाम की पुस्तक है। यह पुस्तक इन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज नाम की पुस्तक। उसके बाद जो अगली पुस्तक है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इसके बाद बाल पोथी और नीति धर्म, बच्चों के लिए कहानियाँ वाली पुस्तक लिखी, बाल पोथी और नीति धर्म पुस्तक लिखी। माई अर्ली लाइफ, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है, माई अर्ली लाइफ ये पुस्तक भी इनकी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जो अगली पुस्तक जो उन्होंने लिखी है इंडियन ओपिनियन नाम की एक पुस्तक लिखी है। और अगली पुस्तक चूँकि लिखी नहीं है, रस्किन बॉन्ड की एक जो पुस्तक थी, रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है अन टू द लास्ट का
गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में अनुवाद, गुजराती भाषा में ये अनुवाद किया गया और हिंदी में नाम दिया गया है सर्वोदय। इसके बाद जो अन्य पुस्तक है इनकी स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, ये सत्याग्रहियों के बारे में लिखी गई पुस्तक है। माई चाइल्डहुड, इनके बचपन के बारे में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। जो अगली पुस्तक लिखी है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, और ये जो संग्रह है भारत के साधु संतों के द्वारा जो गीत गाए गए हैं उनका एक ये संग्रह है। तो जो लास्ट की पुस्तक है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाएँ भी निकाली जाती थीं। उन पत्र पत्रिकाओं में इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका थी, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, और हरिजन के नाम से हरिजन सेवक भी है, और हरिजन बंधु नाम की इनके द्वारा पत्रिकाएं निकाली गई हैं। तो ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। इसी के जस्ट आगे हम गांधी जी के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय में कुछ और चीज़ें इसी के साथ में जोड़ रहे हैं। चलिए इसी के बाद गांधी जी के संक्षिप्त परिचय में इसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां लोगों ने दी। तो गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां दी गईं और किसके माध्यम से दी गईं, ये यहाँ से आकर के देख लेते हैं। तो इनको इतनी सारी उपाधियां दी गईं। तो जो इनकी पहली उपाधि है वो कर्मवीर है, और कर्मवीर जो इनको उपाधि दी गई थी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर गए थे, वहाँ के संघर्ष के लिए गए थे। तो वहाँ पर जो इनके सहयोगी थे, इनके सहयोगियों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो कर्मवीर उपाधि दी गई थी। इसी क्रम में आगे जो कुली बैरिस्टर की जो उपाधि दी गई थी वो दक्षिण अफ्रीका में ही दी गई थी। लेकिन ये जो यानी कि जो ये उपाधि दी गई थी, कुली बैरिस्टर की जो उपाधि दी गई थी, कुली भी शब्द जुड़ा हुआ है और बैरिस्टर भी शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया एक मजाकिया नाम था, जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों के द्वारा एक दिया गया था नाम, तो मजाकिया नाम था। और उसी समय दक्षिण अफ्रीका में ही अंग्रेज़ों के द्वारा भंगी शिरोमणि की भी उपाधि दी गई थी। और भंगी का मतलब होता है सफाई कर्मचारियों से लिया जाता है। तो गांधी जी यानी कि सफाई करने में यानी कि ज़्यादा उनकी रुचि थी, तो इस कारण से अंग्रेज़ों ने एक विशेष इनाम दे दिया था। सफाई के दौरान ही भंगी शिरोमणि इनको एक विशेष नाम दिया गया था। इसके बाद सेवा ग्राम का संत, इनको भी एक उपाधि दी गई है। उसके बाद आइएगा जो यही उपाधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो महात्मा की उपाधि है, महात्मा की उपाधि जो शांतिनिकेतन के जो संस्थापक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और यह उपाधि जब आंदोलन चल रहा था चंपारण जिले में, तो गांधी जी यानी कि राजकुमार जो शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल के यानी कि आवाहन पर इन्होंने बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने कि आप आइएगा, यहाँ पर राजस्व से संबंधित समस्याएं थीं। तो यहाँ पर जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए जब गए थे, चंपारण आंदोलन के लिए गए थे, तो चंपारण जिले में एक जसौली नामक एक स्थान है, वहाँ पर गांधी जी रुके थे या वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। तो उस सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसके बाद भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये भर्ती करने वाला सर्जेंट भी अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम था या उपाधि थी।
जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, तो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए शामिल हुए थे। तो उस समय जो उपाधि दी गई थे भर्ती करने वाला सर्जेंट उपाधि दी गई थी। तो उसके बाद अर्धनंगा फ़कीर उपाधि ये भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही दी गई थी। 1932 में चूँकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो प्रथम और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रतिभागी नहीं था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो उसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में विंस्टन चर्चिल और जो एक फ्रांस मॉरिस थे, इनके द्वारा एक विशेष उपाधि दी गई थी, अर्धनंगा फ़कीर के नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी। अगली जो उपाधि है वो देशद्रोही, ये भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही दी गई थी। अगली जो उपाधि है वो इम्पोर्टेंट है बापू, और ये जो बापू उपाधि है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू के नाम से बुलाते थे। तो जो बापू उपाधि दी गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। इसके बाद जो अगली उपाधि है वो मलंग बाबा। ये जो मलंग बाबा उपाधि दी गई थी, जो भारत का जो पहले जब विभाजन नहीं हुआ था, उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था, वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इसको पहले उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के जो कबायली लोग थे, इन कबायली लोगों के द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा आगे राष्ट्रपिता, ये भी उपाधि इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपिता की उपाधि 4 अगस्त 1944 को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको उपाधि दी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि भारत से बाहर जाकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय 4 अगस्त 1944 को रंगून रेडियो के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को संबोधित किया था और कहा था, हे राष्ट्रपिता, आप हमें आज्ञा दें, मैं एक अच्छा पुनीत कार्य करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हे राष्ट्रपिता रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई उपाधि है। तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इसके अलावा जो लास्ट की उपाधि है वन मैन बाउंड्री फोर्स, जो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, लॉर्ड माउंटेन बेटन थे, इनके द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। तो ये व्यक्तियों के द्वारा दी गई गांधी जी को विशेष उपाधियां हैं। इसके अलावा गांधी जी को अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ विशेष सम्मान भी दिए गए हैं। वो 3 विशेष सम्मान दिए गए हैं। युद्ध पदक का सम्मान गांधी जी को 1899 अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया सम्मान था। फिर केसर-ए-हिंद 9 जनवरी 1915 में ये भी गांधी यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया यानी कि सम्मान था, केसर-ए-हिंद। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से या संघर्ष से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और यहीं से गांधी का युग प्रारंभ होता है। तो गांधी जी जब भारत आए थे तो बॉम्बे बंदरगाह पर ये उतरे थे, अपोलो बंदरगाह पर। तो यहाँ पर जो उपाधि दी गई थी, सम्मान दिया गया था, वो केसर-ए-हिंद नाम से गांधी जी को सम्मानित किया गया था। और इसी कारण से, चूँकि गांधी जी प्रवास से आए थे, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी 1915 ये केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। और
आगे देखिएगा, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक, ये उपाधियां भी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई यानी कि सम्मान थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये कुछ जो सम्मान दिए गए, युद्ध पदक, केसरिए हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोयर युद्ध पदक, ये सम्मान गांधी जी को अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए। इसी क्रम में आगे जानते हैं कि जो गांधी जी का जो प्रारंभिक जो चरण है वो दक्षिण अफ्रीका में बीतता है, लेकिन यानी कि वकालत जो यहाँ से जो करने के बाद बॉम्बे और राजकोट में वकालत कर रहे थे, वकालत नहीं चली थी, तो यहाँ से वो किसी काम से यानी कि जो एक कोई अब्दुल्ला थे उनकी फर्म में वहाँ वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी क्रम में चूँकि जो स्थिति भारत में थी भारतीयों की, वैसी ही जस्ट स्थिति दक्षिण अफ्रीका देश में भी थी, तो वहाँ पर गांधी जी ने संघर्ष किया। तो यहाँ से आगे गांधी जी का संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में आगे। चलिए इसी क्रम में जो महात्मा गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका का जो संघर्ष है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। फिर जो गांधी जी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 के बाद, तो यहाँ पर बहुत सारे जितने भी संघर्ष भारत में हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, जितने भी सत्याग्रह हुए हैं, सभी में गांधी जी ने भाग लिया। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो संघर्ष है उसको देख लेते हैं। तो जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यानी कि 1892 में जब यहाँ पर इनकी वकालत नहीं चली, तो एक मुस्लिम यानी कि व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनकी फर्म की जो कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए गांधी जी को नियुक्त किया और दक्षिण अफ्रीका कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा था दादा अब्दुल्ला ने। तो 1892 में दादा अब्दुल्ला फर्म की कानूनी कार्रवाई करने के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में एक नटाल नाम का एक प्रांत है, वहाँ पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर उतरते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर उतरते हैं कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं, तो गांधी जी को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर रंग भेद की नीति फैली हुई है। रंग भेद यानी कि काले गोरे का यहाँ पर यानी कि काले और गोरे का यहाँ पर रंग भेद, इसी को नाम दिया गया। काले गोरे का यहाँ पर भेद है, यानी कि कालों को यानी कि जो शरीर से जो काले थे उनको अच्छी यानी कि अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, हीन दृष्टि से देखा जाता था, कमज़ोर समझा जाता था। और गोरे यानी कि अंग्रेज अपने आप को अंग्रेज ही हैं। तो गांधी जी जब यहाँ थे दक्षिण अफ्रीका में थे, तो ये डरबन से यानी कि डरबन एक बंदरगाह है, यहाँ से ये प्रिटोरिया जो आंतरिक भाग में है, जो वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी जो यानी कि प्रशासनिक राजधानी है। तो डरबन से गांधी जी प्रिटोरिया के लिए प्रस्थान कर रहे थे, ट्रेन से जाना था उनको। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी उन गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। ये गांधी जी को अपना अपमान लगा। तो ये जो गांधी जी को अपना अपमान लगा, तो इन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में ही एक संगठन बनाया और संगठन को नाम दिया गया था 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से एक संगठन बनाया। और इसके बाद टॉलस्टॉय फार्म की इन्होंने ये स्थापना की, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। और ये जो स्थापना है एक जर्मन के, चूँकि इनके मित्र थे और कालेन वाख जो जर्मन के थे शिल्पकार थे, ये यानी कि ये शिल्पकार थे। तो कालेन वाघ जो जर्मन के निवासी थे, इनके मित्र थे, इनके सहयोग से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय जो फार्म है इसकी स्थापना की। और इसी क्रम में गांधी जी ने एक अवज्ञा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाया था 1906 में। यहाँ क्या था कि एक पंजीकरण कानून की एक यहाँ पर यानी कि पंजीकरण कानून यहाँ पर यानी कि आवश्यक था। इसके विरोध पंजीकरण कानून के विरोध में पंजीकरण कानून के विरोध में गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। उसी के बाद चूँकि समस्या ये थी कि आंदोलन तो चूँकि यहाँ पर चल ही रहे थे,
तो यहाँ के जो यानी कि संघर्षकर्ता थे, सहयोगी थे, वो हार थक गए थे, पैसों की समस्या आने लगी, खाने पीने की समस्या भी आने लगी थी। तो यहाँ भारत से कुछ लोगों ने या कुछ जो यानी कि जो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे टाटा जी हुए, हैदराबाद के निज़ाम हुए, मुस्लिम लीग हुई, और जो इस समय चूँकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो ही गई थी, तो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा कुछ आर्थिक मदद, जो मदद यहाँ पर भेजी थी वो आर्थिक मदद भेजी थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आर्थिक मदद जो भेजी थी यहाँ पर वो टाटा जी हैं। टाटा जी के द्वारा अत्यधिक मात्रा में धन भेजा गया था। तो इसके बाद यहीं पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही एक स्वराज्य नाम की एक पुस्तक लिखी, और उसके बाद यानी कि गांधी जी ने 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन में। इसी को बाद में 1912 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में 1904 में की थी। फिर यहीं पर जो फीनिक्स आश्रम था 1912 में इसे ट्रस्ट में बदल दिया गया था। आगे आइएगा तो जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर एक गिरमिट यानी कि गिरमिटिया नाम की एक प्रथा फैली हुई थी। प्रथा ये थी कि जो दक्षिण अफ्रीका अन्य देशों से यहाँ पर मजदूर काम करने के लिए जाते थे, वो ठेके पर काम करने के लिए जाते थे, और समझौता होता था 5 से 10 वर्ष तक आपको वहाँ रह कर के काम करना है, इसके अलावा आप वहाँ पर नहीं काम कर सकते हैं। तो काम करने का 5 से 10 वर्ष का जो समझौता था, तो जो मजदूर थे उन मजदूरों को जो ठेके पर भेजे जाते थे उनको एक नाम दिया जाता था। जो ये मजदूर थे उनको गिरमिट नाम दिया जाता था, और यह जो प्रथा थी इसी को नाम दिया गया था गिरमिटिया प्रथा, जो दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई थी। इस प्रथा पर क्या हुआ कि चूँकि कानूनी कार्रवाई यानी कि कानूनी लड़ाई तो लड़ी ही जा रही थी, 1916 में इस प्रथा को कुछ क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1917 तक पूर्णतः इसे समाप्त कर दिया गया था। और कानूनी लड़ाई लड़ने में जो प्रमुख योगदान है, वो प्रमुख जो भारतीय हैं वो भारत भूषण हैं, और जो दूसरे व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय जी हैं। इनके द्वारा कानूनी कार्रवाई लड़ी, इनके द्वारा इंडियन काउंसिल में ये शिकायत की गई। तब जाकर के 1916 यानी कि 17 में इसको गिरमिटिया प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब क्या है कि गांधी जी अभी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। 1914 में पंजीकरण कानून को समाप्त करवाने में जो गांधी जी की वो प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा गांधी जी के अलावा जो समझौता हुआ था, पंजीकरण कानून में जो समझौता हुआ था उसमें गांधी जी तो थे ही, हार्डिंग थे, और जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और C.F. एंड्रयूज। इनके समझौते से, इन लोगों ने आपसी समझौते से इस पंजीकरण कानून को समाप्त करवाने में यानी कि इनका योगदान था। अब क्या है कि गांधी 25 मई 1915 में, अब चूँकि गांधी जी यहाँ पर आ ही गए थे, 9 जनवरी 1915 में आ ही गए थे गांधी जी भारत, और इनका स्वागत भी हुआ था, उपाधि भी इनको दी गई थी केसरी हिंद के। तो गांधी जी जब आए तो ये गुजरात में गए, तो यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह चलाया, और सत्याग्रह की स्थापना की, और सत्याग्रह को बाद में साबरमती आश्रम नाम दे दिया गया था, जो साबरमती नदी के तट पर अवस्थित था, तो उसको बाद में साबरमती आश्रम नाम दे दिया गया था। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने 1915 में भारत में आगमन के बाद जो यहाँ पर खेड़ा आंदोलन हुए, और यहाँ यानी कि जो भारत में खेड़ा आंदोलन हुए या जो असहयोग आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए, यानी कि 1915 से लेकर के जितने भी
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, प्रत्येक आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी रही है। कुछ आंदोलन इनके प्रमुख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख था। तो ये गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह थे या जो इनके आंदोलन थे, तो इनमें तो गांधी जी ने चूँकि भाग लिया ही है, और एट लास्ट तक 1947 में भारत स्वतंत्र भी हो गया था। लेकिन ये हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी बिड़ला हाउस में जा रहे थे। तो गांधी जी जब बिड़ला हाउस में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो इसी समय 5:15 पर इनकी हत्या कर दी जाती है। नाथूराम जो अब मुख्य अभियुक्त था वो नाथूराम गॉडसे को माना जाता है। तो नाथूराम गॉडसे ने, और जो 9mm की जो गन थी जो इटली में बनी थी, उसके द्वारा नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो जब इन पर केस लगाया गया तो अभियुक्त 8 सामने आए थे, लेकिन बाद में जब इन पर कार्रवाई हुई, यानी कि मुकदमा चला, लाल किले पर इन पर मुकदमा चला, तो जो जज थे आत्माचरण नाम के ये न्यायाधीश थे, इनके द्वारा 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। 2 ही अभियुक्त बचे थे, नाथूराम गॉडसे और नाना आमटे। ये नाना आमटे ये 2 अभियुक्त ही बचे थे जो गांधी जी की हत्या में मुख्य रूप से शामिल थे। 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। तो इन दोनों के लिए फांसी दी गई। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दी गई, और फांसी अम्बाला जेल में इन लोगों को फांसी दी गई। तो जो 30 जनवरी है, जैसे अभी हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के संक्षिप्त परिचय में आपको हमने बीच वाले जो 1915 से लेकर के या जो विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी जो आंदोलन चले भारत में, इनसे हमने गांधी जी को नहीं जोड़ा है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको अलग से दिए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको दिया गया है। इसी प्रकार के आगे भारत छोड़ो आंदोलन या जो अन्य आंदोलन आपको दिए जाएंगे, वहाँ गांधी जी को वहाँ पर सत्याग्रह से और या अन्य आंदोलन से जोड़ दिया जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका प्रवास से संबंधित आपको और उनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है या उससे आपको यानी कि इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। और एट लास्ट में आइएगा तो गांधी जी के द्वारा अभी जो आपको पुस्तकें लिखाई थी, उन पुस्तकों में हमने गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसमें शामिल नहीं किया था। तो गांधी जी ने यानी कि जो आत्मकथा लिखी है, यानी कि आत्मकथा जो लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ये स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ। ये स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। तो वहाँ पुस्तकों में हमने ऑटोबायोग्राफी नहीं जोड़े थे। यहाँ अलग से आपको जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, ये स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ, ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो ये गांधी जी के यानी कि गांधी जी के बारे में ये जो संक्षिप्त जीवन परिचय है या जो भी दिया गया है, 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ये वीडियो आपको दिया गया है। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।